जीवन विकास के सूत्र ज्ञान सागर ग्रंथमाला क्रमांक 103 ग्रंथ क्रमांक 94 अध्याय 6 रसपूर्ण गृहस्थाश्रमी युवावस्था। विवाह होते ही साधना में युवावस्था पूर्ण होती है। हिंदू समाज में जीवन विकास के साधन के रूप में 16 संस्कारों का विधान दिया है। उनमें विवाह संस्कार सबसे प्रमुख है। विवाह से व्यक्ति अपने आप का विस्तार करता है। एक ओर वह समष्टि से जुड़ता है, दूसरी ओर पीढ़ी का विस्तार करने हेतु अपने आप को प्रस्तुत करता है। व्यक्ति अपने ऊपर दायित्व लेता है, परंतु साथ ही साथ व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत बदलाव का अनुभव करता है। इंद्रियों और मन के सुख के सभी मार्ग उसके लिए खुल जाते हैं। भौतिक और मानसिक जीवन का रस भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। इस रस की मात्रा इतनी ही है जितनी उसने पूर्व युवावस्था में साधना करके सामर्थ्य संपादन किया है। उपभोग का सामर्थ्य तृप्ति की ओर ले जाता है। इस युवावस्था में उपभोग का आनंद, संतान को जन्म देना, कुटुंब का दायित्व और नई पीढ़ी का संगोपन करने का सामाजिक दायित्व साथ साथ चलता है। ऐसी यह गृहस्थ युवावस्था पूर्ण रूप से नए जीवन का प्रारंभ है। इस अवस्था में सीखने के विषय और तरीके ही कुछ अलग हैं। शिक्षक अपने माता पिता और स्वयं आप ही होते हैं। अपने आप का शिक्षक होने का अनुभव करना भी बड़ी उपलब्धि है। इन सब बातों को सूत्र रूप में प्रस्तुत करने वाला यह आलेख ग्रंथ जीवनोपदेश देने वाले सभी आश्रमों में और सभी घरों में होना चाहिए। पति और पत्नी, गृहस्थ और गृहिणी साथ मिलकर इसका अध्ययन करें, यह भी आवश्यक है। यदि ऐसा होता है तो इस ग्रंथ की रचना सार्थक मानी जाएगी। विषय बिंदु 1 मंगल परिणय। विवाह संस्कार हुआ और व्यक्ति ब्रह्मचारी से गृहस्थ बना। साधना में संयम के स्थान पर रसिक उपभोग का काल शुरू हुआ। विवाह संस्कार से बद्ध होकर एक दूसरे से अपरिचित स्त्री पुरुष पति पत्नी बने। अब तक युवक और युवती थे, स्त्री और पुरुष थे, अब पति और पत्नी बने। इस नए पद से जीवनचर्या में भारी परिवर्तन आ गया। मानस में भी परिवर्तन आ गया। कल तक छोटे थे, आज अचानक बड़े हो गए। कल तक मुक्त और स्वच्छंद थे, आज एकदम गंभीर और जिम्मेदार बन गए। एकदम महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। लोग भी अब हमें परिणित व्यक्ति मान रहे हैं। अब तक अकेले थे, अब 2 हैं। अब साथ आए हैं, अब 2 के एक हुए हैं। अब 2 से एक होने की, एकात्म होने की साधना शुरू हुई है। विवाह के समय सप्तपदी के जो मंत्र साथ साथ बोले थे, उन्हें स्मरण में रखकर चरितार्थ करने की साधना शुरू होने के यह संस्कार हुए हैं। परंतु यह साधना मधुर है, रसिक है, आनंददायी है। यह व्यक्तित्व को भरा पूरा बनाने वाली है, जीवन को परिपूर्ण बनाने वाली है, जीवन को नया अर्थ देने वाली है। जीवन विकास का यह सुंदर सोपान है। उपभोग के जब नए नए गहरे अनुभव प्राप्त होते हैं, रस की परतें दर परतें खुलने लगती हैं, तब समझ में आता है कि विवाह पूर्व की ब्रह्मचर्य की साधना कितनी महत्वपूर्ण थी। जितना तपन अधिक हुआ, उतनी ही मधुरता और परिपूर्णता अधिक बनी। आनंद का, रस का, मधुरता का एक विराट विश्व खुल गया है, जिसमें विहार करना अत्यंत रोमांचकारी है। स्वर्ण अब तप कर आभूषण बन गया है। विषय बिंदु 2 लक्ष्मी नारायण। पति पत्नी अब लक्ष्मी नारायण हैं। वे गृहस्थ और गृहिणी हैं, कुलरीति के वारसदार हैं। अभी वे गृहस्वामी और गृहस्वामिनी नहीं बने हैं। यह दायित्व अभी माता पिता के पास है, परंतु वह दायित्व उन्हें हस्तांतरित होने वाला है। अभी माता पिता और गृहस्वामिनी बनने की पात्रता अर्जित करनी है। विवाह से पूर्व अकेले थे, स्वतंत्र थे, अपने ही तरीके से जीवन जी रहे थे। अब 2 हुए हैं। 2 होने पर भी एक हैं, इसका अनुभव कर रहे हैं। आसपास के लोग, अपना समाज, हमारे शास्त्र भी कह रहे हैं कि हम 2 नहीं, एक हैं। एक के ही 2 आयाम हैं, पति और पत्नी। एक के ही 2 आयाम हैं, गृहस्थ और गृहिणी।
अब हमें अपने ही संदर्भ में नहीं, एक दूसरे के संदर्भ में ही नहीं तो घर के सभी लोगों के संदर्भ में अपने आप को देखना है। समाज भी अब हमें जिम्मेदार व्यक्ति मान रहा है। हमारे भरोसे से कोई रह सके ऐसा हमें बनना है। पुत्र वधू को अपनी सास के घर की रीति सीखनी है। घर के सभी लोगों से आत्मीय संबंध बनाना है। इस घर को अपना मानना है। पुत्र को अपनी पत्नी के माता पिता और परिवारजन को अपना मानना है। पति पत्नी दोनों मिलकर दोनों कुटुंबों में समरसता निर्माण करना है। गृहस्थ और गृहिणी के नाते हमारी समाज व्यवस्था, उसमें कुटुंब का स्थान, कुटुंब की रचना, कुटुंब का महत्व आदि बातों को समझना है और उन बातों को अपने ऊपर लागू करना है। ये बातें केवल जानकारी नहीं हैं, केवल सिद्धांत नहीं हैं, हमें उन्हें जीना है। यह नया अनुभव है। विषय बिंदु 3, पति पत्नी का एकात्म संबंध। ऋषियों ने समाधि अवस्था में अनुभूति की कि परमात्मा ने जब विश्वरूप बनने का संकल्प किया तो प्रथम स्त्री धारा और पुरुष धारा में विभाजित किया। इस सृष्टि के सृजन के लिए दोनों धाराएं पुनः समरस हुई। पुरुष धारा पति है, स्त्री धारा पत्नी है और सृष्टि के सृजन के लिए दोनों एकात्म संबंध से जुड़ते हैं और माता पिता बनने की ओर साथ साथ यात्रा शुरू करते हैं। यही विवाह का रहस्य है। एकात्म संबंध में कोई भी व्यवहारिक शर्त नहीं होती। एक अत्यंत सुशिक्षित है और एक कम शिक्षित, एक सुंदर है और दूसरा असुंदर, एक संपन्न परिवार से है और दूसरा विपन्न, एक चतुर है और दूसरा भोला, उससे संबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एकात्म संबंध प्रेम पर आधारित होता है और उसके लिए प्रेम पूर्ण हृदय की आवश्यकता होती है। प्रेम है तो उसके सहचारी भाव, निष्ठा, समर्पण, त्याग आदि अपने आप आते हैं। पति पत्नी बनने के बाद माता पिता के, सास ससुर के, शिव पार्वती के, राम सीता के, लक्ष्मी नारायण के संबंधों का रहस्य समझ में आता है। उनसे क्या सीखना है वह भी समझ में आता है। एकात्म संबंध में एक दूसरे से दूर भी अवरोध नहीं बनता। स्वार्थ, लोभ, लालच आड़े नहीं आता। किसी भी प्रकार के अवरोध, संकट इस संबंध को भी शिथिल नहीं होने देते। कुछ भी हो तो भी संदेह और अविश्वास का निर्माण नहीं होता। एकात्म संबंध तनाव सह सकता है, आघात सह सकता है। यह साधना भी है और साधना का फल भी है। विषय बिंदु 4, अच्छे गृहस्थ और गृहिणी के लक्षण। दोनों विनयशील हैं, शिष्ट और सभ्य आचरण करने वाले हैं और सौम्य हैं। दोनों समझदारी का व्यवहार करते हैं। पत्नी ससुराल में समरस होती है और पति पत्नी के मायके का आदर करता है। कुटुंब के सभी व्यक्तियों के साथ दोनों का व्यवहार आत्मीयता का होता है। गृहिणी घर की व्यवस्थाओं और रीतियों का ज्ञान प्राप्त करती है, उन्हें अपनाती है, सीखती है और दक्ष भी होती है। गृह संचालन के कार्य में सास, जेठानी, देवरानी, ननद के साथ सहभागी बनती है। गृहस्थ भी गृह संचालन के कार्य में जिम्मेदारी पूर्वक हिस्सेदार बनता है। शिक्षित गृहस्थ और गृहिणी का आहार शास्त्र, पाक शास्त्र, गृह कौशल, खरीदी, साज सज्जा, दिनचर्या, अतिथि सत्कार, सामाजिक व्यवहार आदि बातों में कुशल और वैज्ञानिक जानकारी से युक्त होना आवश्यक है। उसी प्रकार समाचार पत्र, टीवी आदि का संयमित प्रयोग करने की भी आवश्यकता है। जीवन के बारे में, देश दुनिया के बारे में जानकारी होना, देशभक्ति, स्वदेशी निष्ठा, पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और संस्कारिता का आग्रह भी आवश्यक है। गृहस्थ और गृहिणी ने जिन बातों को अपने व्यवहार का, विचार का, व्यक्तित्व का अंग बनाना चाहिए, घर में यदि ऐसा वातावरण पहले से ही है तो उसे आत्मसात करना है, नहीं तो धीरे धीरे निर्माण करना है। यह गृहस्थ और गृहिणी के नाते स्थिर होना है। विषय बिंदु 5, माता पिता बनने की ओर। विवाह परंपरा को अखंडित रखने के लिए होता है। विवाह वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए होता है। विवाह पति पत्नी बनने के बाद माता पिता बनकर बालक को जन्म देकर पितृण से ऋण होने के लिए होता है। अतः पति पत्नी को अब माता पिता बनने की तैयारी करनी चाहिए। एक पति पत्नी को कितनी संतानें चाहिए, इस विषय में आज लगभग अशास्त्रीय विचार रूढ़ हो गया है। लगभग दंपति एक बालक चाहते हैं, बहुत हो गया तो 2,
परंतु कुटुंब शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और व्यवहार शास्त्र का परामर्श है कि कुटुंब में हर बालक को कम से कम एक भाई और एक बहन होनी चाहिए। इस दृष्टि से दंपति को अपना विचार पक्का करना चाहिए। विवाह के बाद 1.5 या 2 वर्षों के अंदर अंदर प्रथम संतान का जन्म होना चाहिए। उसके बाद 8 वर्ष की अवधि में 4 बालकों का जन्म हो सकता है। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि अधिकांश लोग इस मुद्दे से सहमत नहीं होंगे, परंतु तटस्थ होकर धैर्यपूर्वक इस मुद्दे का विचार अवश्य करना चाहिए। पुत्र चाहिए ही, पुत्री नहीं चाहिए। पुत्र नहीं होगा तो भी चलेगा, पुत्री नहीं होगी तो भी चलेगा, ऐसा आग्रह नहीं बनना चाहिए। दोनों की कामना करनी चाहिए और दोनों का स्वागत करना चाहिए। विषय बिंदु 6, संतान विचार। माता पिता बनना यह प्रत्येक पति पत्नी का दायित्व है और अधिकार भी है। प्रकृति ने ऐसी योजना की है कि जो आवश्यक है वह मनुष्य को अत्यंत प्रिय भी लगता है। जो प्रकृति के साथ समरस होते हैं उन्हें तो यह अत्यंत आनंददायक और वांछनीय कार्य लगता है। कुछ अप्राकृतिक विचार वाले लोग माता पिता बनना नहीं चाहते, परंतु वे अपवाद ही मानने चाहिए। सामान्यतः हर पत्नी माता और हर पति पिता बनना चाहता है। अच्छी तरह से समझकर एक ही बालक का विचार तो छोड़ना ही चाहिए, परंतु पुत्र और पुत्री के विषय में भी सम्यक सोच बननी चाहिए। पुत्र और पुत्री दोनों चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमें एक ही संतान चाहिए, वह पुत्री होगी तो भी चलेगा, हम पुत्री को ही पुत्र मानेंगे। यह भूमिका ठीक नहीं है। पुत्री को ही पुत्र मानेंगे, इसका अर्थ तो यह हुआ कि पुत्र तो चाहिए परंतु दूसरी संतान नहीं चाहिए, इसलिए पुत्री को ही पुत्र मानेंगे। पुत्री को पुत्री ही मानना चाहिए और पुत्री की तरह ही उसका संगोपन करना चाहिए। पुत्र और पुत्री दोनों चाहिए, क्योंकि वंश परंपरा बनाए रखने के लिए स्त्री पुरुष दोनों की आवश्यकता होती है। पुत्र होना अच्छा है और पुत्री होना अच्छा नहीं, ऐसा भाव भी ठीक नहीं। पुत्री पराए घर की है, पुत्र तो हमारा है, ऐसा विचार ठीक नहीं। दोनों का अपना अपना महत्व है, इसलिए दोनों की इच्छा करनी चाहिए। विषय बिंदु 7, समर्थ संतान के समर्थ माता पिता। हमें संतान चाहिए, हमें समर्थ संतान चाहिए, हमें समर्थ राष्ट्र के लिए समर्थ संतान चाहिए। समर्थ माता पिता ही समर्थ संतान को जन्म दे सकते हैं। अतः हर पति पत्नी को समर्थ माता पिता बनना है। समर्थ माता पिता बनने के लिए शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों स्तरों पर समर्थ बनना है। शारीरिक स्तर पर दोनों को उत्तम स्त्रीत्व और उत्तम पुरुषत्व के युक्त होना है। रज और वीर्य शुद्ध और उत्तम बने, इस दृष्टि से उचित आहार विहार से उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करना है। मानसिक रूप से संयमपूर्ण, सद्भावपूर्ण, शांत और सबके कल्याण की कामना से युक्त मन विकसित करना है। आत्मिक स्तर पर एक दूसरे के प्रति निरतिशय प्रेम होना, ऐसे पति पत्नी समर्थ माता पिता बन सकते हैं। पति पत्नी को अपने पूर्वजों का, अपने कुल का ठीक से परिचय कर लेना चाहिए। उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए योग्य संतान चाहिए, ऐसी मनस्थिति बननी चाहिए। साथ ही समाज और राष्ट्र के कल्याण हेतु अपना जीवन दे सकें, ऐसी वृत्ति और शक्ति जिसमें है, ऐसी संतान चाहिए। ऐसी योग्यता प्राप्त हो, सामर्थ्य प्राप्त हो, इस दृष्टि से उपासना और तपश्चर्या, सेवा और स्वाध्याय करना चाहिए। सारे संदर्भों को समझकर अब हमें कैसा बालक चाहिए, इसकी कल्पना पति पत्नी को करनी चाहिए। उनकी आकांक्षा, कल्पना, चर्चा में ही आने वाले बालक का मानसिक पिंड बनने लगता है। इसका प्रभाव इतना होता है कि वे जैसा चाहें वैसा बालक प्राप्त कर सकते हैं। विषय बिंदु 8, गर्भाधान और सगर्भावस्था। गर्भाधान अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है। वंश परंपरा बनी रहे, इस हेतु पति पत्नी सृष्टि से नए जीव का गर्भ के रूप में आह्वान करते हैं। उस आवाहन के प्रत्युत्तर में जीव उनके पुत्र या पुत्री के रूप में आता है, यही गर्भाधान है। गर्भाधान संस्कार होता तो है माता पर, परंतु वह माता के माध्यम से नए जीव के इस जन्म के जीवन का प्रथम संस्कार है। गर्भाधान हेतु प्रथम पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है। पुत्र कामेष्टि केवल पुत्र के लिए ही नहीं होता, पुत्री का भी समावेश उसमें होता है। पुत्र या पुत्री दोनों के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ ही कहते हैं। साथ ही वैदिक मंत्रों सहित गर्भाधान संस्कार होता है। यह संस्कार जीव का माता पिता के साथ, पूर्व पीढ़ियों के साथ
समष्टि और सृष्टि के साथ जीव का संबंध जोड़ने वाला होता है। तिथि, नक्षत्र, वार, समय तथा पति पत्नी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य देखकर गर्भाधान किया जाता है। गर्भाधान के समय पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति जो भाव होता है और ध्यान जितना केंद्रित होता है, उसके संस्कार आने वाले जीव पर होते हैं। गर्भाधान के साथ ही आगे के 9 मास तक 2 पीढ़ियों की एकत्र यात्रा शुरू होती है। पूर्व पीढ़ी से जीवन नई पीढ़ी में संक्रमित होने लगता है। प्रत्यक्ष रूप में यह माता के शरीर में घटित होता है, परंतु वास्तविक रूप में वह पति पत्नी की संयुक्त यात्रा है। विषय बिंदु 9, पत्नी की सगर्भावस्था और पति का सहयोग। पत्नी की सगर्भावस्था में पति और पत्नी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य गर्भ पर संस्कार करने का है। आने वाले बालक की यह गर्भावस्था है। यह अत्यंत संस्कारक्षम होती है। यह चरित्र निर्माण की अवस्था है। गर्भ सभी बातों को संस्कार रूप में ग्रहण करता है। माता पिता के खान पान, वस्त्रालंकार, स्वाध्याय, सत्संग, व्यायाम, ध्यान, विचार और वृत्ति के संस्कार गर्भ पर होते हैं, जिसका परिणाम गर्भ के स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बनावट में दिखाई देते हैं। माता और पिता के संबंध और वार्तालाप का पिता के मनोभावों और व्यवहार का परिणाम भी गर्भ पर होता है। उसी प्रकार घर के वातावरण का घर के लोगों के मनोभावों एवं व्यवहार के संस्कार गर्भ पर होते हैं। गर्भ सुरक्षा और गर्भ संस्कार इस समय की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। जीवन और जगत शुभ और सुंदर है, यह बात उसके चित्त पर अंकित होनी चाहिए। इस समय हम उसे जो भी सिखाना चाहते हैं वह सिखा सकते हैं। इस दृष्टि से उसे कथा सुनाना, गर्भ के साथ संवाद करना, जीवन की उदात्तम बातें सुनाना, संगीत सुनाना बहुत लाभकारी होता है। यह सब माता के माध्यम से ही होता है। इस समय गर्भ की भी इच्छाएं होती हैं, वे माता पिता के माध्यम से व्यक्त होती हैं। इनकी पूर्ति करना भी आवश्यक होता है। कभी अवांछनीय इच्छाएं भी हों तो उनके निरसन कैसे करना, यह जानना चाहिए। विषय बिंदु 10, माता पिता के रूप में। 9 मास की गर्भावस्था के बाद जब बालक का जन्म होता है, तब उसका अकेले का नहीं अपितु माता पिता का भी जन्म होता है, क्योंकि अब तक के पति पत्नी या माता पिता बने हैं। माता पिता बनने का यह अनुभव अपने आप में अद्भुत और आनंददायक होता है। अब जीवन को एक नया अर्थ प्राप्त हुआ है। सृष्टि में जो सृजन की निरंतर प्रक्रिया चल रही है, उसमें सहभागिता प्राप्त हुई है। अब शिशु का संगोपन और संस्कार ही मुख्य कार्य बन जाता है। घर के अन्य कामकाज नहीं होते, ऐसा नहीं है, परंतु अन्य सब कुछ करते हुए भी ध्यान तो बालक में ही केंद्रित रहता है। अपने आप को बालक के अनुकूल बना देना दोनों के लिए स्वाभाविक हो जाता है। अब माता पिता के लिए नए से शिक्षित होने की आवश्यकता रहती है। बालक के जन्म के शास्त्र का अध्ययन तो गर्भधारणा से पूर्व ही होता है, परंतु अब संस्कार शास्त्र और संगोपन शास्त्र प्रमुख विषय हैं। शिशु की परिचर्या करना एक कौशल है। स्वास्थ्य हेतु वस्त्र, पात्र, बिस्तर और खिलौने का चयन दूसरी बात है। ज्ञान और संस्कार हेतु खेल, गीत, कहानी, लोरी, संगीत आदि के कौशल तीसरी बात है। यह सब ज्ञान और कौशल माता पिता को विशेषतः माता को हस्तगत करने होते हैं। 5 वर्ष की आयु तक बालक का लालन करना चाहिए। लालन क्या होता है, इसका ज्ञान माता पिता को होना आवश्यक है। नई पीढ़ी कैसी होगी, इसका आधार लालन पर है। विषय बिंदु 11, माता पिता की युवावस्था और संतानों की शिशु एवं बाल अवस्था। कुटुंब में माता पिता की युवावस्था और संतानों की शिशु एवं बाल अवस्था साथ साथ चलती है। दोनों का जीवन विकास समानांतर रूप से चलता है। माता पिता की छत्र छाया में संतानों का और संतानों के संगोपन के माध्यम से माता पिता का जीवन विकास होता है। यह एक आनंददायक साधना का अनुभव है। युवावस्था के इस दशक के दूसरे और तीसरे बालक का जन्म, बाल अवस्था को प्राप्त प्रथम बालक की शिक्षा और सभी का सर्वतोमुखी विकास किस प्रकार होगा, यह देखना माता पिता का परम कर्तव्य होता है। संतानों के लिए शिक्षा के 2 केंद्र हैं, एक घर और दूसरा विद्यालय। घर में शिक्षा का दायित्व माता पिता का है। माता बालक की प्रथम गुरु है, पिता द्वितीय गुरु है और घर ही विद्यालय है। इसे गृह गुरुकुल की संज्ञा दी जा सकती है। 5 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अब पिता को अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है। अब बालकों को संयम, आज्ञा पालन, विनय, सेवा आदि सिखाना चाहिए। यह उनके चरित्र गठन का काल है। बालक 10 वर्ष के होते होते
उनके भावी जीवन की दिशा निश्चित होनी चाहिए। उसके अर्थार्जन और ज्ञान के विषय में निश्चित ही होना आवश्यक है। यह करते करते पिता को अपने बारे में भी विचार करने का समय मिलना चाहिए। इसलिए सहजीवन संभव बनना चाहिए। विषय बिंदु 12, युवावस्था में अध्ययन। ब्रह्मचर्य में जो शिक्षा प्राप्त की है उसकी निरंतरता गृहस्थाश्रम में भी बनी रहनी चाहिए। विवाह पूर्व विद्यालय में जो अध्ययन किया है उसे गृहस्थाश्रम में लागू करना दो प्रकार से होता है। एक होता है अर्थार्जन में और दूसरा होता है जीवन शैली में। जिस अध्ययन क्रम में विवाह पूर्व और विवाहोत्तर जीवन में सामंजस्य बिठाने की व्यवस्था नहीं है वह अध्ययन अधूरा और निरर्थक है। अपने विषय में ऐसा हुआ तो अपनी संतानों के विषय में न हो, इस बात की चिंता करनी चाहिए। भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान विज्ञान, जीवन और जगत की वर्तमान स्थिति इस अवस्था में प्रमुख विषय बनने चाहिए। पुस्तकों का पठन, समानशील मित्रों के साथ चर्चा, घर के वृद्धों का मार्गदर्शन और अपना अनुभव इस अवस्था के अध्ययन के मुख्य आधार हैं। माता पिता की अध्ययन प्रवृत्ति से ही संतानें अध्ययन के संस्कार ग्रहण करती है। उन्हें आपस में माता पिता के साथ, मित्रों के साथ, दादा दादी के साथ अध्ययन करने का अनुभव देना चाहिए। घर में चाय पीते पीते, भोजन करते समय मित्रों और अतिथियों के साथ अध्ययन के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। साथ ही सभी सम्मेलनों, व्याख्यानों, गोष्ठियों में सहभागी होना भी स्वाभाविक क्रम बनना चाहिए। ऐसा जहाँ होता है वही शिक्षितों का घर होता है। विषय बिंदु 13, युवावस्था में उपभोग। युवावस्था उपभोग के लिए है। शरीर, प्राण, मन उपभोग चाहते भी हैं और उपभोग के लिए सक्षम भी हैं। सृष्टि की सारी सुंदरता, सारा रस उपभोग हेतु निमंत्रण दे रहा है। अतः इस अवस्था में मन भर कर जीवन का रसास्वाद लेना चाहिए। उत्तम उपभोग के लिए अभिजात्य, रसिकता और सात्विकता की मर्यादाओं को जोड़ने की आवश्यकता होती है। इन तीनों बातों का संबंध मन स्थिति से है, मन के सामर्थ्य से है। नाड़ियों को शुद्ध और इंद्रियों को ग्रहणशील बनाया तथा मन को शांत और एकाग्र किया तो उपभोग के रसानुभव की गहराई बढ़ती है। उपभोग की विफलता की अपेक्षा उपभोग की गहराई अधिक मूल्यवान होती है। यह सूत्र हमेशा स्मरण रखने की आवश्यकता है। आहार, चिंतन, व्यवहार जितना शुद्ध और सात्विक होता है उतना ही मनोभाव सात्विक होता है। सात्विक मनोभाव से रुचि भी सात्विक बनती है और उपभोग भी सात्विक बनता है। उथला, सस्ता और अर्थहीन मनोरंजन उपभोग को गहरा नहीं बनाता है। विचार पूर्वक महंगे और मूल्यवान का अंतर समझना चाहिए। चमक दमक और सुंदरता का अंतर भी समझना चाहिए। रसिकता और मादकता का अंतर भी समझना चाहिए और प्रसन्नता तथा उत्तेजना का अंतर भी समझना चाहिए। उत्तम उपभोग के लक्षण हैं। जीवन विकास में उत्तम उपभोग बहुत आवश्यक है। विषय बिंदु 14, उपभोग किन बातों का? खान पान, वस्त्रालंकार और श्रृंगार प्रसाधन यह उपभोग का एक क्षेत्र है। घर में अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ, पानक, अचार, पापड़, चटनी, रायता, नमकीन, मुखवास आदि की विविधता और स्वादुता होना स्वाभाविक है। वैज्ञानिकता और सात्विकता के नियमों के अनुसार पवित्र वातावरण और प्रेम पूर्वक मनोभाव से बनाना और सबको खिलाकर खाना सात्विक उपभोग की विशेषता है। उत्तम गुणवत्ता के सुंदर वस्त्र और सुवर्ण तथा रत्न के अलंकार और उत्तम श्रृंगार सामग्री के प्रयोग का आग्रह होना चाहिए। वन विहार, उद्यान विहार, शीत नृत्य, नाटक का आस्वाद, स्वयं नृत्य, नाटक, संगीत का प्रयोग, मित्रों के साथ मिलकर विनोद वार्ता आदि का आनंद लेना भी सहज है। जन्मदिन, विवाह, नवरात्रि, गणेशोत्सव आदि में उत्साहपूर्वक सहभागी होना भी स्वाभाविक है। कविता, उपन्यास, कथा आदि का वाचन, टीवी के उत्तम कार्यक्रमों का दर्शन और श्रवण, कढ़ाई, बुनाई, चित्रकला आदि का आनंद, घर सजाने का आनंद भी महत्वपूर्ण है। पति पत्नी दोनों के लिए है करणीय कार्य है। जो लोग धनवान हैं वे ही उपभोग का आनंद ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। सौंदर्य पदार्थ में नहीं, दृष्टि में होता है। रस पदार्थ में नहीं, जीव, मन और भूख में होता है। प्रसन्नता और सुख रत्न स्वर्ण में नहीं, चित्त में और स्वास्थ्य में होती है। आनंद बाह्य वस्तु में नहीं, प्रेम के साथ रहता है। इस तथ्य का अनुभव कर लेने की आवश्यकता है। विषय बिंदु 15, गृह स्वामी और गृह स्वामिनी बनने का प्रशिक्षण।
अभी तो प्रौढ़ माता पिता गृह स्वामी और गृह स्वामिनी हैं। धीरे धीरे पुत्र और पुत्र वधू को उनका दायित्व अपने ऊपर लेना है। इस दृष्टि से उनके लिए यह शिक्षा प्राप्त करने का समय है। पुत्र को पिता से और पुत्र वधू को सास से गृहस्थाश्रम की शिक्षा लेनी है। कुटुंब की समाज में प्रतिष्ठा कैसी है, किस काल से वह प्रतिष्ठा अर्जित की गई है और उसे बढ़ाया कैसे जाए, यह पुत्र को सीखना है। पिता के नहीं अपितु अपने कर्तृत्व से उसकी समाज में प्रतिष्ठा बने, ऐसी योग्यता उसे अर्जित करनी है। तो पुत्र वधू को यह घर कैसे चलता है, घर की क्या विशेषताएं हैं, यह जानकर उन्हें अपनाने का अभ्यास करना है। माता पिता अपने पुत्र और पुत्र वधू के गुण और कौशल से प्रसन्न और आश्वस्त हों, ऐसा उन्हें करना है। अपने से छोटे भाई बहन के लिए हम माता पिता तुल्य आश्रय स्थान बन सकते हैं, ऐसा विश्वास माता पिता को और छोटे भाई बहन को भी हो, यह बड़ी उपलब्धि है। सगे संबंधियों को भी पुत्र और पुत्र वधू माता पिता के प्रतिनिधि और उनकी प्रतिकृति लगने लगे, यह उतनी ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अर्थार्जन में और अर्थ विनियोग में कुशलता प्राप्त करना भी माता पिता को आश्वस्ति के लिए आवश्यक है। सर्व प्रकार से माता पिता के अनुकूल होकर और अपने व्यवहार से उन्हें अपने अनुकूल बनाकर पुत्र और पुत्र वधू गृहस्वामी और गृहस्वामिनी बन सकते हैं। वृद्धोपसेवन, उपसेवन का अर्थ है पूजन, सेवन करना, भोग या सेवा करना। पूर्व पीढ़ी से नई पीढ़ी अनेक बातें सीखती है, उसके लिए वृद्धोपसेवन बहुत ही अच्छा उपाय है। वृद्धोपसेवन मात्र सेवा नहीं है, वृद्धों से गुण और ज्ञान ग्रहण करना है। वृद्धों से अर्थात अपने माता पिता और दादा दादी जी से बहुत कुछ सीखना होता है। यह और कहीं से सीखने को नहीं मिलता। वे प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर, स्वेच्छा से, प्रेम से सब सिखाएं। इस दृष्टि से सेवा युक्त उपसेवन होना चाहिए। वृद्धों की डांट फटकार सुनकर नाराज नहीं होना, हर बात पर प्रत्युत्तर नहीं देना, उनकी बताई बात ध्यान से सुनना और उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण होना उनके निकट जाने का प्रथम सोपान है। हमारी कृतिवाणी और बातों से उन्हें प्रसन्न रखना दूसरा सोपान है और उनके द्वारा की गई परीक्षा में उत्तीर्ण होना तीसरा सोपान है। वृद्ध केवल आयु से वृद्ध नहीं होते, वे ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध, कर्तृत्व वृद्ध और तपोवृद्ध होते हैं। उनमें हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह और कहीं से नहीं होता। इसलिए उनके पास बैठना, उनके अनुभव सुनना, उनकी बातों में रुचि लेना, महत्वपूर्ण बातों में उनसे परामर्श लेना वृद्धोपसेवन है। 2 या 3 या 4 पीढ़ियों ने एक ही घर में साथ साथ रहना और जीना सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। इसे संभव बनाने में सबका योगदान होना चाहिए। युवा दंपति को इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए। विषय बिंदु 17 वृद्ध सेवा। वृद्ध अपने से छोटों से सेवा लेने के और छोटे वृद्धों की सेवा करने के अधिकारी हैं। सेवा का यह आदान प्रदान कुटुंब भावना है। सेवा का एक अंग है परिचर्या। परिचर्या का एक आयाम अंग सेवा है। पैर या सिर दबाना, मालिश करना, स्नान करवाना, खिलाना, यह अंग सेवा है। परिचर्या का दूसरा आयाम है उनके काम करना, उनका बिस्तर लगाना, उनके कपड़े धोना, उनकी वस्तुएं स्वच्छ और व्यवस्थित रखना, उनकी सुविधाओं और सुख का ध्यान रखना परिचर्या है। सेवा का दूसरा अंग है उनके मन के अनुकूल बनना है। उनकी खान पान, वस्त्र धारा की रुचि, वस्त्र परिधान की रुचि, वाचन श्रवण और दर्शन की रुचि जानकर उसकी व्यवस्था करना और उन्हें सुख पहुंचाना सेवा है। सेवा का तीसरा अंग बिना कहे उनकी आवश्यकता और रुचि जानना और अपने ही आग्रह से उसके अनुसार व्यवस्था करना है। यह उन्हें और भी सुख देता है। सेवा का चौथा अंग उनका जीवन कार्य जानकर, समझकर, अपनाकर उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रस्तुत होना है। यह सबसे उत्तम सेवा है। वर्तमान समय में सेवा को परिचर्या तक सीमित कर उसे भी नौकरों के हवाले कर देने का प्रचलन है। शेष बातों की कल्पना भी हम नहीं कर सकते, परंतु जो लोग ऐसी सेवा करते हैं और जो लोग ऐसी सेवा पाते हैं वह दोनों ही पुण्यशाली हैं। क्या अपने लिए नहीं जीना? यह बहुत बड़ा सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक संकट है। विवाह होने के बाद पति पत्नी को लगता है कि अकेले ही रहें, अकेले मौज करें, यात्रा पर जाएं, केवल एक दूसरे के साथ बात करें, परंतु घर में तो भाई बहन, माता पिता, दादा दादी सब होते हैं। फिर अकेले मौज करने का अवसर कहाँ? तो क्या करें? आजकल शिक्षा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था ऐसी बन गई है कि पति पत्नी को अकेले रहने के अवसर ही आते हैं। कभी कभी तो पति पत्नी को भी एक दूसरे से अलग रहना पड़ता है।
परंतु पीढ़ियों का अनुभव कहता है कि इस प्रकार केवल पति पत्नी का अकेले रहना अपनी इच्छा से हो या विवशता से अच्छा नहीं है। अकेले रहना स्वतंत्रता नहीं है। यदि इसमें स्वतंत्रता लगती है तो वह आभासी स्वतंत्रता है। कब वह अनाथता में बदल जाती है इसका पता ही नहीं चलता। इससे कुटुंब का विघटन होता है और कुटुंब भावना का क्षरण। सबके साथ जीना, एक दूसरे के साथ जीना, यह मैं का विस्तार है। यह जीवन विकास है। अपने आप को अन्यों में और अन्यों को अपने आप में अनुभव करना ही जीवन विकास है। युवा दंपति अपने उदाहरण से इस विघटनकारी व्यक्ति केंद्रीय रचना को समाप्त करना चाहिए। उच्च शिक्षा, विपुल कमाई और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से 3 पीढ़ियों का साथ रहना कहीं अधिक मूल्यवान है। यह बहुत बड़ा सांस्कृतिक मूल्य है। विषय बिंदु 19, हमारे कितने रूप। हम एक पुरुष हैं, हम एक जाति हैं, हम एक पुत्र हैं, हम पौत्र हैं, हम भाई हैं, हम गृहस्थ हैं, हम व्यवसायी हैं, हम भारतीय हैं, हम मनुष्य हैं, हम स्त्री हैं, हम पत्नी हैं, हम पुत्र वधू हैं, हम पौत्र वधू हैं, हम भाभी हैं, हम गृहिणी हैं, हम व्यवसायी हैं, हम भारतीय हैं, हम मनुष्य हैं, हम माता हैं, हम पिता हैं। इतनी सारी भूमिकाएं एक साथ निभाना है। हर भूमिका के कर्तव्य अलग, अधिकार अलग, हर भूमिका की आवश्यकता अलग। इन सभी भूमिकाओं में संतुलन साधना करना ही इस आयु में बड़ी शिक्षा है। यह शिक्षा अब स्वयं ग्रहण करनी है। शिक्षा देने वाले बहुत लोग हैं, शिक्षा देने वाली घटनाएं और परिस्थितियां हैं। पूर्व में जो शिक्षा मिली है वह भी काम में आने वाली है, परंतु इतनी सारी अनुकूलताएं होने पर भी सीखना तो स्वयं को होता है। हम सीखने या नहीं सीखने के लिए स्वतंत्र है। सीखना ही जीवन विकास है। संकट आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, अवरोध आते हैं, मनमुटाव होते हैं, कभी विपन्नता का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे समय में सबका साथ रहना और परस्पर के संबल से विपरीत स्थिति से बाहर निकलना शिक्षा का सबसे बड़ा अवसर है। एक युवती, एक पत्नी, एक माता, एक युवक, एक पति और एक पिता एक साथ होना बहुत बड़ी बात है। यह सब होने में आनंद का अनुभव करना, परिश्रम और दायित्व का रस लेना ही जीवन विकास है। जीवन के 10 वर्षों की यह रसिक साधना है। विषय बिंदु 20, युवावस्था में पदार्पण। अभी अभी तो विवाह हुआ है, इतने में 10 वर्ष बीत गए। बालकों का जन्म हुआ, वे भी बड़े होने लगे, उनका संगोपन किया, उनकी शिक्षा भी शुरू हुई। हम पुत्रवधू हैं और माता पिता भी हैं, भाग्य से पौत्रवधू भी हैं। 10 वर्ष से बड़े हुए इसका पता ही नहीं चला। फिर भी 10 वर्ष पूर्व की अवस्था में तो वास्तव में हम बड़े हो गए हैं। यौवन परिपक्व हुआ है, शक्ति बढ़ी, गहराई आई, जीवन प्रवाह की गति शांत हुई, धीर गंभीर होने लगी, कुटुंब बढ़ा, समरसता आई, सुख और वैभव प्राप्त हुए। 18 वर्ष से 35 वर्ष की इस दीर्घ अवधि में नवीन और अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ। छोटे से बड़े होने का अनुभव, छत्र छाया के नीचे छत्र छाया बनने का अनुभव अकल्पनीय रहा। अब बड़े हो रहे हैं ऐसा भी लगता है, और ऐसे में माता पिता ने अपना गृह स्वामी और गृह स्वामिनी का पद सौंप कर वानप्रस्थ होने का मन बनाया है। उनका दायित्व हमें हस्तांतरित करने का मन बनाया, और ऐसा हुआ भी। एक शुभ मुहूर्त पर गृह स्वामी और गृह स्वामिनी बने। छोटों और बड़ों की सेवा और संभाल करने का दायित्व स्वीकार किया। अब तक जो भी अनुभव प्राप्त किए थे उनके आधार पर अब पूर्ण दायित्व का स्वीकार किया, बड़ों को आश्वस्त किया, और हम वास्तव में बड़े बने, प्रौढ़ बने। अस्तु। राम राम, राधे राधे, हरे कृष्ण।